हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन प्रीवियस सेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोसेज फॉर्म के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने समझा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोर स्पेसिफिकली लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। लिक्विड डोसेज फॉर्म में मोनोफेजिक लिक्विड्स एंड बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, ये दो तरीके के डोसेज फॉर्म्स होते हैं। इन प्रीवियस सेशन मेनली मैंने मोनोफेजिक वाले जो थे वो डिस्कस कर दिए थे, जिसको कि मैंने नेम दिया था इंपॉर्टेंट डोसेज फॉर्म्स। वहां से क्वेश्चन तो आते ही हैं, बाकी बाइफेजिक डोसेज फॉर्म से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो व्हाट आर लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। लिक्विड डोसेज फॉर्म्स है क्या? नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग, नाम अपने आप में खुद कह रहा है। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। ठीक है। लिक्विड डोसेज फॉर्म्स मीन्स दे आर हैविंग द नेचर इन liquids. Simply name itself suggesting liquid dosage forms. So, if you talk about the liquid dosage forms, generally we can classify them into two categories. One is monophagic, second one is biphagic. Name itself it is saying monophagic. देखिए नाम को पोस्टमार्टम कर दीजिए। मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, और फेजिक किससे वर्ड लिया गया? फेज से, यानी कि एक फेज से ही मिलाकर इसको बनाया गया है। समझ गए आप? जैसे एग्जांपल आप बताइए। आप लिखेंगे मोनोफेजिक किसको बोलते हैं। ठीक है। बाईफेजिक, बाईफेजिक का मतलब दो फेजेज, बाई का मतलब टू, फेजिक फेज, यानी दो फेजेस से मिलके बना होता है जनरली। तो जब कोई चीज दो फेजेस से मिलके बनी होती है तो जनरली दे आर हेट्रोजीनस इन नेचर। हेट्रोजीनस इन नेचर, हेट्रोजीनस इन नेचर, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सो इन प्रीवियस सेशन मेनली वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस मोनोफेजिक सिस्टम्स। जैसे कहते हैं हम लोग सिरप। तो सिरप में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सिरप एच पर आईपी कितनी कंसंट्रेशन होती है, यह सवाल पूछा जाता है। सिरप एच पर यूएसपी कितनी कंसंट्रेशन होती है? ठीक है। 66.7% वेट बाई वॉल्यूम होता है, या फिर क्या होता है एग्जैक्टली ठीक है, ये चीज हमें देखना पड़ेगा। आप इसको गूगल करके लिख लेंगे एग्जैक्टली क्या है। कुछ काम मैं आपसे भी करवाता हूं ताकि आप इंटरेक्टिव वे में काम करते रहो। अदरवाइज सारी चीजें मैं पका पकाया दे दूंगा तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। सो मेनली इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू एम्फेसाइज बाइफेजिक मींस हेट्रोजीनस सिस्टम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। सो चलिए हम लोग बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द बाइफेजिक सिस्टम मींस टू फेजिक सिस्टम। टू फेजिक व्हाट? टू फेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। समझ गए? और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बड़े कॉमन से एग्जाम्पल्स होते हैं, सस्पेंशन और इमल्सन। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको डीआई वगैरह के लिए देना है तो। बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट। सस्पेंशन एंड इमल्सन आर एग्जाम्पल ऑफ बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। लिक्विड भी ऐड करना है, अंडरस्टैंड। सो लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन। सो इस सेशन में हम लोग सस्पेंशन के बारे में ज्यादा बात करने वाले। मेनली वी आर गोइंग टू एम्फसाइज ऑन सस्पेंशन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट इमल्सन। सो सस्पेंशन है क्या एग्जैक्टली देखिए। सस्पेंशन यानी कुछ वर्ड से मिलके बन रहा है सस्पेंड। आपने नाम सुना होगा। यानी कि कुछ ऐसी फेज है जिसमें वो घुला नहीं है पूरी तरीके से, सस्पेंड हो गया, टहल रहा है इधर उधर। क्या? सॉलिड मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हियर एंड देयर मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट इन द सॉल्युबल मोड। अगर सॉल्युबल हो जाएंगे तो फिर सस्पेंशन कहां रहा, फिर तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। गॉट द पॉइंट। सो सस्पेंशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, जो आप कॉलेजेस में ये सारी चीजें हैं, अब जब आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, व्हेन यू आर एस्पिरेंट्स नॉट ए स्टूडेंट्स, देन डेफिनेटली यू नीड टू बी लिमिट। आपको अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। तो हम लोग अब इसमें सस्पेंशन, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बहुत कुछ बात कर सकते हैं। एक डेढ़ घंटा दो घंटा भी कम पड़ जाए, बट जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना ज्यादा जरूरी। पता लगा हमने 2 घंटे पढ़ा बट आउटपुट वॉज वेरी लेस और नियर अबाउट जीरो। सो ऐसा नहीं पढ़ाई करनी है। पढ़ाई वही करनी है जिसमें आउटपुट ज्यादा जाना आपका।
कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन, कॉन्सेप्ट जरूर समझना है, ताकि आप जीपैट फोकस कर रहे हो तो जीपैट आप क्लियर कर लो, डीआई के लिए फोकस कर रहे हो डीआई के लिए भी कर लो, फार्मासिस्ट के लिए फोकस करो, इजिली यू कैन क्रैक। वाई सस्पेंशन? जब हमारे पास टैबलेट थी, कैप्सूल था, सिरप था, even we are having the injectables, even we are having the modern systems, modified release systems, liposomes, nanoparticles, neosomes, monoclonal antibodies, then why we are just using this suspension? जब हमारे पास इतने एडवांस सिस्टम आ चुके हैं, जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं। देन आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जीपैड में पूछ लिया जाता है, फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड के बीच का डिफरेंस दे जनरली आस्क। देन एसोसिएटेड प्रॉब्लम, इस सस्पेंशन के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्शंस रिटन ओवर हियर। क्या क्या निर्देश इस पे दिए होते हैं, सस्पेंशन पे क्या लिखा रहता है? तो इंपॉर्टेंट इस पे लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, ये आपको याद रखना है, शेक वेल बिफोर यूज। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बारीक पार्टिकल्स होते हैं, दे आर हैविंग द टेंडेंसी ऑफ सेटलिंग फिनोमेना, सेटल डाउन हो जाते हैं, हार्ड केक बना लेते हैं, रीडिस्पर्स करने में बड़ी दिक्कत होने लगती है इसको, समझ गए? तो इसलिए जब इसको यूज करना होता है तो शेक करके फिर यूज करना होता है, इसलिए लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। द इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दैट इज रिटन ऑन द लेवल ऑफ सस्पेंशन इज शेक वेल बिफोर यूज। ये फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है? और फ्लॉकुलेटेड डीफ्लॉकुलेटेड के बारे में जीपैट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हो, जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ पैरासीटामोल पेडियाट्रिक सस्पेंशन IP 250 mg। पेडियाट्रिक सस्पेंशन क्यों बनाओगे? जब बच्चा छोटा है, पेडियाट्रिक कैटेगरी में है, आप लिखेंगे कि नियोनेट्स किसको कहते हैं, कितने वीक के या कितने दिन के बच्चे को नियोनेट्स हम कहते हैं, ये आप गूगल करके लिख लेंगे, ठीक है? नियोनेट्स भी पूछ लिया जाता है, ठीक? तो ये पेडियाट्रिक सस्पेंशन हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बच्चा टैबलेट नहीं खा सकता, जनरली निगल नहीं सकता टैबलेट को, इसलिए स्मूथली वो इनटेक कर सके, क्योंकि चूंकि डोजेज फॉर्म का मकसद ही होता है ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसीलिए हमने इसको, बच्चे के रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चा कैसे इजीली इसको एक्सेस कर सकता है, टेकिंग केयर ऑफ दैट वी हैव केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैरासीटामोल सस्पेंशन, अदरवाइज टैबलेट इज देयर इन द मार्केट ऑलरेडी। Here one important thing is written over here. It can be asked in GPAT or NIPER examination or DI examination. यहाँ पर देखो लिखा paracetamol overdose may be injurious to liver. Means the main side effect of paracetamol is hepatotoxicity. Hepatotoxicity. समझ गए? अगर आए ऑप्शन में तो लिख देना है, टिक लगा देना है, आंख मूंद के बिल्कुल ऐसे टिक लगा देना है, जय माता दी बोल के, ठीक है? हिपैटोटॉक्सिसिटी, तो यहां से भी एक सवाल पूछा जाता, मैंने लेवल पे आपको बता दिया, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन। ये भारी भरकम जो मैंने हाईलाइट वर्ड कर रखे हैं ना, ये वर्ड्स के मायने हैं, इनको समझना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कि टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, एक ही बार पढ़ो और जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, डीआई सब उसी से क्रैक कर लो। अलग अलग पढ़ाई मत करो, अलग अलग पढ़ाई करते हो आप तो दैट इज टोटली द ब्लंडर मिस्टेक। गॉट द पॉइंट? सो सस्पेंशन, थोड़ा सा किताबी भाषा देख लेते हैं, क्या किताब में क्या लिखा हुआ है, वो चीज मैंने पीपीटी पे लिखा हुआ कि साथ साथ आपके नोट्स भी बनते रहे, कुछ आप लिखते रहो, तो बीच बीच में वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स भी बनाते रहा करो, क्योंकि मुझे सुनते हो फिर नोट्स बनाओगे तो फोकस नहीं 100% कर पाओगे आप, ठीक है? तो बीच बीच में पॉज करके, आधे घंटे की वीडियो हो सकता है 45 मिनट लगे, बट आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है? सो इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, इट्स अ बाईफेजिक, यानी कि दो फेजेज होते हैं, यानी सस्पेंशन एंड इमल्सन आर एग्जांपल ऑफ बाईफेजिक डोसेज फॉर्म्स। गॉट द पॉइंट? हेट्रोजीनस सिस्टम, हेट्रोजीनस का मतलब टू डिफरेंट सिस्टम्स। इफ यू टॉक अबाउट द सस्पेंशन, solid is there, liquid is there, different phases is there. Hetero means it is not going to be same, these are going to be different phases, heterogeneous system. And thermodynamically unstable system, they are not stable systems, सस्पेंड हो जा रहे हैं, ये रीडिस्पर्स इजिली नहीं हो रहा है, इमल्सन क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। सो क्रीमिंग फिनोमिना, क्रैकिंग फिनोमिना, ये इमल्सन से एसोसिएटेड है,
while the process of sedimentation is associated with suspension. Please make sure that. Got the point? In which insoluble solids, solid insoluble होने चाहिए, अगर soluble हो जाएगा तो it will be solution, it is not going to be suspension. Suspend क्यों फॉर्म में रख रहे हैं वो अभी मैं बताता हूं. Suspended in a liquid medium means apart from insoluble solids there will be liquid medium as well with the help of suspending agent. ठीक है, तो यहां से सस्पेंडिंग एजेंट का एग्जांपल पूछ लेते हैं. तो ये जितने मैंने स्टार स्टार लगाए हाईलाइट किए ना, ये सब वर्ड आपको ध्यान देना है. यानी कि बाइफेजिक हेट्रोजीनस थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम है जिसमें कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स को यानी कि जो कि इंटरनल फेज है उसको एक्सटर्नल फेज में मिलाई जाती है, किसमें? लिक्विड मीडियम में, ताकि वो सस्पेंड फॉर्म में रहे, घुले नहीं. ये चीज आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, और किसकी मदद से? सस्पेंडिंग एजेंट को, उसको सस्पेंड करके रखना है. देखिए एक एक लॉजिक समझिए, जब टैबलेट आप खाते हैं अगर डोज बहुत ज्यादा है तो डोज अगर ज्यादा है तो टैबलेट बड़ी बन जाएगी, तो आपको निगलने में ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होने लगेगी. लेकिन अगर किसी ड्रग की डोज थोड़ी हाई है, उसका सस्पेंशन बना देंगे तो वो घुल भी जाएगी, इजीली इंटेक भी कर सकते हैं. अगर दवा कड़वी है, टैबलेट खाओगे तो नहीं खा पाओगे आप, लेकिन सस्पेंशन फॉर्म में बना के आप इजीली यू कैन एडमिनिस्टर. समझ रहे हो? और दूसरी बात, जब टैबलेट खाओगे तो वो टूटेगी, फूटेगी, डिजोल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी, एक्सक्रीट आउट होगी. यानी कि ADME phenomena will be there. Absorption, distribution, metabolism and excretion phenomena will be there. That is called as pharmacokinetics. Pharmacokinetics. समझ गए? तो यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो सारी चीजें काम हो रही है, वो सब समझना पड़ेगा आपको. ठीक है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट तीन चीजें क्या है? लाइट, कैमरा, एक्शन नहीं. ठीक है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्पर्स्ड फेज, ये समझ लीजिए, ये अगर समझ लेंगे तो इमल्सन भी आपको समझने में आसानी होगी, ये भी समझने में. डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम और सस्पेंडिंग सिस्टम, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सस्पेंशन बनाने के लिए. ठीक है, डिस्पर्स फेज, जिस फेज को दूसरे फेज में मिलना है, डिस्पर्स होना है, उसको बोलते हैं इंटरनल फेज. जैसे मुझे समुद्र में जाके मिल जाना है, तो मैं समुद्र में मिलने जा रहा हूं, तो मैं डिस्पर्स फेज हूं. मान लीजिए मैं गंगा रिवर हूं, तो मैं एक डिस्पर्स फेज हूं क्योंकि मुझे समुद्र में मिल जाना है. तो समुद्र क्या है? डिस्पर्सन मीडियम. समझ गए आप? चलिए, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम को बोलते हैं एक्सटर्नल मीडियम या कॉन्टिन्यूअस मीडियम. ये नाम थोड़ा याद रखिए, कभी कभी एक्सटर्नल के नाम से आ जाता है, कभी कभी कॉन्टिन्यूअस के नाम से आ जाता है और आप चक्कर खा के गिर जाते हो. चक्कर खा के नहीं गिरना है, समझना है इस चीज को. ठीक है, उसके अलावा सस्पेंडिंग सिस्टम, सस्पेंड ऐसे जो मॉलिक्यूल को सस्पेंड करके रखें, या वेटिंग एजेंट या फ्लोकुलेटिंग एजेंट या डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट, इन सब के एग्जांपल आपको याद रखने हैं. दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब जरा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं. देखिए, ये तो आपका सॉलिड पार्टिकल हो गया. ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड फेज. और क्या बोलेंगे? इंटरनल. ठीक, इंटरनल फेज. और एक हो गया आपका डिस्पर्सन मीडियम, जो कि क्या होगा? लिक्विड होगा. ठीक है, इसमें ये डिस्पर्स फेज को घोला जाएगा डिस्पर्सन मीडियम में. सॉरी, घोला नहीं जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा. डिस्पर्सन, आप लोग बड़े ध्यान से वर्ड पे जो है आपत्ति भी कभी कभी उठा देते हो मुंह से, अगर गलत निकल गया थोड़ा बहुत. तो डिस्पर्सन मीडियम. ठीक है, तो डिस्पर्सन मीडियम को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मीडियम. एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि देखो, इंटरनल इसको क्यों बोला है? क्योंकि इसको जाके इसके अंदर घुलना है इंटरनली, इसलिए इंटरनल फेज. किसमें घुलना है? दैट इज एक्सटर्नल. ठीक है, एक्सटर्नल या कॉन्टिन्यूअस मीडियम. कॉन्टिन्यूअस मीडियम. अब ये जब इंटरनल है तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस मीडियम. ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक, किसकी मदद से? सस्पेंडिंग एजेंट. सस्पेंडिंग एजेंट, फ्लोकुलेटिंग एजेंट, डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट. कहां कहां से सवाल पूछ सकता है? जो सस्पेंशन के टाइप्स होते हैं वहां से सवाल बनता है, और यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है. एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट. ठीक है, अब देखो, ये जितने भी वेटिंग एजेंट होते हैं ना, जनरली दे आर नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट. उनको सर्फेक्टेंट बोलते हैं, जो सर्फेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं.
ठीक है। आप बताइए कि जब कभी हमारे अगल बगल पानी में मच्छर बहुत ज्यादा उग जाते हैं, हम लोग मिट्टी के तेल किरोसिनॉल का छिड़काव कर देते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा मिट्टी का तेल छिड़काव करने के बाद लार्वा जो होते हैं वो डूब के मर जाते हैं, तो मच्छर खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप सोच के देखिए, इसका जवाब ढूंढिएगा। क्या सरफेस टेंशन बढ़ जाता है कि घट जाता है? ठीक है, इस चीज को आप कोशिश करिएगा जानने की, थोड़ा सा ये फैक्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा और जरा जानते हैं क्या क्या सस्पेंशन को बनाने में एक्सिपिएंट कौन कौन से यूज होते हैं। देखो, विस्कोसिटी मॉडिफायर, सस्पेंडिंग एजेंट। तो एग्जांपल्स आप याद रखो, ये जो सेल्यूलोज होते हैं ना, सेल्यूलोज के डेरिवेटिव्स ये जनरली यूज होते हैं, जैसे मिथाइल सेल्यूलोज एमसी, इथाइल सेल्यूलोज ईसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज एचपीएमसी। और यही एचपीएमसी, लगे हाथ आपको बता दूं, यही एचपीएमसी यूज होता है मैट्रिक्स के तौर पर। ठीक है, मैट्रिक्स एजेंट क्या बनाने के लिए? सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट बनाने के लिए। जब आपको सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट बनानी है, तो आपकी रिलीज भी सस्टेन्ड वे में करनी है। तो रिलीज को रिटार्ड करने के लिए, स्लो करने के लिए एक मैट्रिक्स, एक एजेंट यूज करते हैं, एक पॉलीमर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स में एचपीएमसी यूज होता है। और एचपीएमसी जो इसका नेचर होता है सेमी सिंथेटिक, ठीक, और हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी पानी के टच में आने के बाद ये स्वेल होने लगता है। तो जब जीआरडीडीएस सिस्टम में या म्यूको एडहेसिव सिस्टम में स्वेलेबल सिस्टम्स बनाना होता है, वहां भी हम लोग एचपीएमसी यूज करते हैं। तो बड़े काम का ये आदमी है ये एचपीएमसी, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी कहेंगे कि सर आप जेंडर बायस हो रहे हो, चलो ठीक है, एचपीएमसी को महिला ही बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। बड़े काम की महिला है ये, ठीक है। तो एचपीएमसी, ये जो एचपीएमसी है, इसका रोल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए मैंने इसको बोला कि बड़े काम का ये आदमी है, बड़े काम की महिला है, क्योंकि इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सीएमसी, देखो रहे हो, सेल्यूलोज के ही सब चचा ताऊ, वो मिर्जापुर वाले चचा नहीं, ठीक है। इसी के चचा ताऊ और ये सब है। ठीक है, उसके अलावा सोडियम सीएमसी, ये भी एल्जीनिक एसिड। याद रहे, ये जो एल्जीनेट होते हैं ना, ये बीट्स बनाने के काम आते हैं। बीट्स एक एडवांस डोसेज फॉर्म है, जो इस तरीके से छोटे छोटे, वो जो होम्योपैथिक वाली दवाएं नहीं होती, शुगर की गोलियां छोटी छोटी होती हैं होम्योपैथिक में, उसी गोलियों के साइज की होती हैं ये। सॉरी, बीट्स बोलते हैं इसको, इसमें से दवा रिलीज होती है। तो जो बीट्स बनाते हैं ना, उसमें मेन होता है एल्जीनिक एसिड या एल्जीनेट के पॉलीमर्स यूज होते हैं। ठीक है, जैसे बेंटोनाइट, अकेसिया, ट्रैगाकैंथ, इस सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स या बेंटोनाइट, अकेसिया, ट्रैगाकैंथ, ये सब कहीं ऑप्शन में दिख जाए ना, आंख मूंद के एकदम लगा दो आंसर, सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर। अब देखो, वेटिंग एजेंट। अब वेटिंग एजेंट क्या करता है? फ्लो के उसको इंप्रूव करने का काम करता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है। मैंने कहा ना, वेटिंग एजेंट में जनरली सरफेक्टेंट यूज करते हैं। तो इसमें देखो लिखा हुआ है सोडियम लोराइल सल्फेट, एसएलएस, सोडियम लोराइल सल्फेट। ये एसएलएस टूथपेस्ट या डेंटिफ्राइसिस, डेंटिफ्राइसिस कैसे कहते हैं? वो एजेंट जो टीथ के क्लीनिंग में आते हैं, उन्हें दैट इज कॉल्ड एज डेंटिफ्राइसिस। तो डेंटिफ्राइसिस में जब हमें फोम, जब आप ब्रश करते हो, दांत रगड़ते हो, घिसते हो, तो वहां पर फोम क्रिएट होता है, झाग क्रिएट होता है। उसको क्रिएट करने के लिए कौन सा एजेंट यूज होता है? सोडियम लोराइल सल्फेट, एसएलएस। तो इट इज एक्टिंग एज ए फोमिंग एजेंट एज वेल। ठीक है, मैं आपको लगे हाथ सब इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ताकि जो भी सवाल इससे पॉसिबल हो सकते हैं, सब कुछ बनता जाए। ठीक है, चलिए। और अब फ्लोकुलेशन मॉडिफायर्स, चूंकि दो टाइप के होते हैं, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाने के लिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें कई सारे आयंस हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम आयंस। तो अगर ऐसे कुछ कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, तो आप समझ जाना कि फ्लोकुलेटिंग एजेंट के तौर पर यूज हो रहे हैं। बाकी आप वीडियोस को पॉज करके इसको ध्यान से पढ़ लेना, यहां से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप जीपैट दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए। चलिए, अब सस्पेंशन क्यों, जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास टैबलेट है, कैप्सूल है, इतने एडवांस सिस्टम हम लोग जी रहे हैं, देन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इंक्रीज्ड बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि कोई भी दवा जब हमने उसको ओरली लिया, इंजेक्टेबल के तौर पे लिया, पेरेंटरली लिया, सबलिंगुअली लिया, एट द साइट ऑफ एक्शन हाउ मच ड्रग इज गोइंग टू बी अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी। सपोज वी हैव टेकन 100 mg, हमने 100 mg खाया,
और लीवर या किडनी जहां काम करनी उस एडमिनिस्ट्रेशन पे 90 mg ही पहुंची, यानी कि 10 mg लॉस हो गया। या तो हो सकता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया हो लीवर में, डिग्रेड हो गई हो दवा, या फिर वो दवा किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई है। समझ गए आप? उसको बोलेंगे लॉस कितना हो गया वो। तो बायोअवेलेबिलिटी अगर 90 mg पहुंचा, यानी कि आउट ऑफ 100 mg 90 mg हैज जस्ट रीच ऑन द साइट ऑफ एक्शन फॉर द डिजायर्ड एक्शन, सो बायोअवेलेबिलिटी इज 90%। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो जब टैबलेट खाते हैं ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत होती है, क्योंकि पेट, जीआईटी सिस्टम, इंटेस्टाइन सिस्टम, लीवर सिस्टम सबसे होता है, फिर वो फॉर्मुलेशन फाइनली वहां पहुंचती है। सो वहां पर बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर सस्पेंशन बनाते हो तो इजीली डिसॉल्व होने की कोशिश करता है, ये घुलने की कोशिश करता है, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि लिक्विड इन नेचर होता है जनरली, तो ये ज्यादातर डिस्पर्स बहुत जल्दी हो जाता है। तो बायोअवेलेबिलिटी इन कंपैरिजन टू सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। प्रोलॉन्ग एक्शन, ठीक है, सस्पेंशन जो है ना, प्रोलॉन्ग एक्शन पे, सॉल्यूशन तो देखो तुरंत घुल जाएगा, तुरंत एक्शन कर देगा, लेकिन यहाँ जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, वो सस्पेंड फॉर्म में होता है, धीरे धीरे दवाओं को रिलीज करने का काम करता है। तो ये जब आपको कभी प्रोलॉन्ग बहुत लेंदी एक्शन चाहिए होता है, तो भी सस्पेंशन आप यूज करते हो। टेस्ट मास्किंग, मैंने अगला पॉइंट लिखा हुआ, टेस्ट मास्किंग, कोई दवा कड़वी, बड़ी गंदी सी, बुरी सी है, उसको सस्पेंशन फॉर्म में बना के आप यूज कर लो। उसके अलावा स्टेबिलिटी, कभी कभी सोल्यूशन हम बना देते हैं ना, तो वो स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे प्रोकेन पेंसिलिन जी, इसके साथ स्टेबिलिटी इशू है, तो इसका सस्पेंशन हम लोग बना देते हैं, ताकि दिस फॉर्मुलेशन इज गोइंग टू बी स्टेबल और सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है। सस्पेंशन हमने बना दिया, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे घोलने के लिए हम लोग यूज कर दिया। तो चूंकि ये लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हैं, तो ये एक्ट करते हैं एक व्हीकल की तरह भी, इनमें कुछ भी घोला जा सकता है, ठीक है, ये चीज ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इजिली यू कैन टेक। और सबसे बड़ी बात है डोसिंग, अगर थोड़ा डोज ज्यादा भी है ना, तो टैबलेट बढ़ाओगे, मोटी मोटी टैबलेट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि फिर वो आदमी को नहीं, भैंस को खिलाना पड़े। तो डोसिंग, तो डोसिंग में फिनोमेना थोड़ा सा राहत हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा हुआ डोज आप सस्पेंशन में घोल सकते हो। 1000 की जगह 1500 mg, 2000 mg आराम से घोल के आप उसको इंटेक कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भैया, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता, जो बाहर से दिखता है वो बिकता नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, ठीक है। तो क्या गड़बड़ है दया, वो जरा देखते हैं लोग, सेडिमेंटेशन। अब चूंकि ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी लगता है, तो अपॉन स्टोरेज कुछ समय के साथ साथ, 1 घंटे 2 घंटे, 1 महीने 2 महीने, ये धीरे धीरे नीचे को आने लगते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यहाँ के बॉटम में तलहटी में बढ़ जाते हैं। और नजारा कुछ इस तरीके का होता है, यहां पर क्या हो गया, सब सॉलिड पार्टिकल्स आ गए, नीचे बैठ गए, और यहां पर क्या होगा, स्टैग्नेंट फेज हो गई या डिकेंट फेज हो गई, जो ट्रांसपेरेंट वाली हो गई, बिल्कुल अलग हो गया, सेपरेशन आपको दिखने लगता है, ठीक है। तो यहां पर, अब देखो यहां पर, तो जब ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन से जाएगा, इसमें दवा तो है ही नहीं, दवा तो यहां है। तो शेक वेल बिफोर यूज, मिक्स करना फिर यूज करना है। घर में भी कभी आप सस्पेंशन यूज करें, तो एज ए फार्मासिस्ट इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर वालों को भी बताएं, अपने आसपास भी बताएंगे, नहीं इसको ऐसे यूज करना होता है। तो उपाय इसका क्या है, उपाय इसका है डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, फ्लोक्यूल्स ना बनने पाए, बड़े बड़े पार्टिकल्स ना बनने पाएंगे जो बैठ जाए, जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना जल्दी सेटल डाउन होगा, यानी छोटे पार्टिकल। पहली बात तो आपको पार्टिकल साइज छोटे रखने हैं, ऊपर से डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट ऐड कर देना, ताकि ये छोटे छोटे ये जो ना पार्टिकल्स है ना, ये बड़े बड़े ना बन जाए। अब एक साथ चिपक के बड़े पार्टिकल बन गए, तो ये तो बहुत जल्दी बैठ जाएगा जाके बॉटम में, ठीक है। डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट यूज कर देना है। इंस्ट्रक्शन लेवल पे क्या होता है, शेक वेल बिफोर यूज। सस्पेंशन में दूसरी बिगेस्ट प्रॉब्लम है डोज इनएक्यूरेसी। भैया एक बात बताओ, ये चम्मच है, ये घर का, ठीक है, किसी का चम्मच नहीं, किसी का चमचा है इतना बड़ा, पता लगा वो पूरा उड़े लिया सस्पेंशन, और किसी का यहाँ यहाँ चम्मच है, तो समझ लो कि ये वाला पिएगा बंदा तो क्या होगा, इसका हसर क्या होगा, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है ये, है? ये दवा है ना। तो चमचा, ईच टी स्पून कंटेन्स दिस। अब भैया टी स्पून कितना, किसी के यहाँ का कुछ अलग हो सकता है, किसी के यहाँ कुछ वेरी हो सकता है, आप फिक्स साइज करो ना, 2.5 ml 5 ml। इसीलिए आप देखते हो कि एक जो कैप लगी रहती है ना इस शीशी के ऊपर, तो यहाँ पर एक कैप लगी रहती है, उस कैप में मार्किंग होती है, 2.5 ml 5 ml ऐसे ऐसे मार्किंग होती है, डोज एक्यूरेट करने के लिए। प्रॉब्लम यही है, कुछ लोग क्या करते हैं, दारू की तरह बिल्कुल ऐसे पी लेंगे, ठीक है, और अब इतना बड़ा मुंह आपका है, उसमें जब जब तक पूरा वो उड़ेल ना जाए, पूरा पूरा शीशी खाली ना हो जाए एक बार में, क्योंकि आदत तो ही लगी हुई है,
तो जब तक शीशी खाली नहीं हो जाती ना तब तक मन लगता नहीं है। तो लगेगा कि यार मुंह में तो कुछ गया ही नहीं अभी तक, ठीक है, कुछ हमने पिया ही नहीं। तो पता लगा कि वो पूरी शीशी खाली हो गई। तो ऐसा ना करें कृपया, ठीक है। दूसरी बात, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि लिक्विड फेज है, और लिक्विड में जनरली हम लोग वाटर यूज करते हैं, और वाटर जहां रहेगा गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। माइक्रोबियल स्पोर, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होने के चांसेस पूरे हैं। बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है, ठीक है, ये बात आप समझ लो, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। तो ये कुछ की प्रॉब्लम्स है सस्पेंशन के साथ। क्लासिफिकेशन, देखिए ये क्लासिफिकेशन अब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। सेमेस्टर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग लिख ही चुके हैं, लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन तरीके से होता है, डाइल्यूट वर्सेस कंसंट्रेशन। आप कहोगे सर डाइल्यूट कितने को कहोगे, यानी कि कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, कुछ परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज कितना, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कितना होना चाहिए उसका। अगर 10 से 15% के बीच में सस्पेंशन में सॉलिड कंटेंट है, डाइल्यूट। अगर 50% या उससे ज्यादा है, कंसंट्रेटेड सस्पेंशन। समझ गए, ये बात आपको समझना। कोर्स, कोर्स का मतलब बड़ा, और कोलॉइडल का मतलब छोटा वाला। कितना छोटा, तो कोलॉइडल का मतलब लेस देन 1 माइक्रोमीटर, जिसको माइक्रोन भी बोलते हैं। अगर 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन से पार्टिकल छोटा है सॉलिड का, उससे जो सस्पेंशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज कोलॉइडल सस्पेंशन। लेकिन अगर एक से बड़ा है, मोर देन 1 माइक्रोमीटर, तब कौन सा बनेगा, कोर्स, यानी बड़ा वाला, ठीक है। अब ये जरा समझते, वो वाला बड़ा वाला नहीं, ठीक है। फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, कहते हैं भैया तुम तो बड़े वाले हो। तो फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, नाउ टॉक अबाउट इट। देखो यहां पर मैंने थोड़ा सा स्लाइड के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है। बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो ये सेमेस्टर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरल किसे बोलेंगे, जिसमें 200 माइक्रोमीटर तक हो। पैरेंटल भी, यानी कि सस्पेंशन हम पैरेंटल इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। सस्पेंशंस आर आल्सो इंजेक्टेबल इन नेचर। सुई हुई लग सकती है, उसको लगा सकते हैं। तो सुई लगाने के लिए उसका एक पर्टिकुलर, उसमें कौन सा मैटर करता है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होना चाहिए, अदरवाइज योर वेन्स विल बी ब्लॉक। टॉपिकल सस्पेंशन बेस्ड ऑन साइज, देखो कोलोइडल, कोलोइडल का मतलब 1 माइक्रोन से कम होना चाहिए। कोलोइडल किसको कहेंगे, किसको कोलोइड करेंगे, पार्टिकल साइज पे। कोर्स 1 माइक्रोन से ज्यादा। नैनो सस्पेंशन 200 से 600 नैनो, सोचो नैनो सस्पेंशन भी आने लगा, नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग जा रहे हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ई वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीपैट और उसके लिए। और फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड, दिस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन और जीपैट दोनों के लिए। लेकिन ये वाला स्पेसिफिकली जीपैट में पूछा जाता है, डीआई में पूछा जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है ना, तो कुछ तो गड़बड़ है दया वाली बात हो जाएगी। चलिए, अब डीफ्लोकुलेटेड वर्सेस फ्लोकुलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एकदम रट्टा मार के रखना है इसको। वैसे मैं रट्टा मारने के लिए नहीं बोलता हूं, फिर भी आपसे बोलूंगा कि पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। डीफ्लोकुलेटेड यानी सस्पेंशन जो है दूर दूर इसके पार्टिकल से, डीफ्लोकुलेटेड। फ्लोकुलेटेड में क्या है कि पार्टिकल है चिपक चिपक के, एक बड़े पार्टिकल्स, फ्लोक्यूल्स बना लिया है इन्होंने। देखो, यानी कि डीफ्लोकुलेटेड में जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअल है, लेकिन यहां पर क्या है, एग्रीगेट के फॉर्म में है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, एक मैं बता रहा हूं, दूसरे को अपोजिट कर देना है। ऐसे ही पढ़ाई करनी है, नहीं ना दोनों रट्टा मारने लगोगे, कंफ्यूज होगे, चक्कर खा के गिर जाओगे, ठीक है। और स्लो रेट होता है, क्या स्लो रेट होता है, सस्पेंडिंग सस्पेंशन का। देखो जब ये इंडिविजुअल पार्टिकल होगा यहां पर, तो ये पार्टिकल छोटे छोटे हैं, धीरे धीरे आके सेटल डाउन होंगे। तो इनका स्लो रेट से क्या होगा, सस्पेंशन होगा, स्लो रेट से इसमें सेडिमेंटेशन इनका होगा। लेकिन ये जो फ्लोक्यूल्स हैं, इनमें ग्रेविटी इफेक्ट लगेगा, यहां पार्टिकल अब छोटे नहीं बड़े बड़े हैं, तो फटाफट आके बढ़ जाएंगे। यानी कि सेडिमेंटेशन किसमें फास्ट होगा, सेडिमेंटेशन फ्लोक्यूलेटेड में ज्यादा होगा। रट्टा नहीं मारना है, समझना है, एक दूसरे से पॉइंट जुड़ा हुआ, सेडिमेंटेशन फास्ट होगा, समझ गए। और इसमें नेचर क्लाउडी होगा, देखने में बहुत क्लाउडी दिखेगा आपको, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स आपके डिस्ट्रीब्यूट है अलग अलग, पूरे सस्पेंशन में फैले हुए हैं।
तो आपको क्लाउडी दिखे, लेकिन यहाँ क्या कि बड़े बड़े, यहाँ कुछ बड़े फ्लोक्यूल्स एक साथ है, यहाँ कुछ बड़े फ्लोक्यूल्स, तो ट्रांसपेरेंट भी आपको नजर आएगा ये। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी, हालांकि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन इसके कंपैरिजन में, रिलेटिव में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इट विल बी ट्रांसपेरेंट। हार्ड केक फॉर्मेशन, अब देखो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये छोटकू छोटकू जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एक दूसरे से चिपक के बड़े बड़े से पार्टिकल बना लेंगे। अब देखो इनके भी जगह नहीं बची, लेकिन ये जो बड़के बड़के पार्टिकल है ना, ये बड़े बड़े वाले, मान लो यहाँ एक फ्लोक्यूल है, ये वाला फ्लोक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में गैप है। तो गैप है कोई चीज तो लूज बॉन्डिंग होगी। रिलेशनशिप में भी अगर गैप है तो लूज बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ क्या है कि जगह मिल ही नहीं रही, तो चिपक चिपक के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर जो केक बनेगा वो हार्ड बनेगा, खाने वाला केक नहीं, सेडिमेंटेशन वाला। यहाँ पर क्या होगा, लूज बनेगा। तो हार्ड केक फॉर्मेशन कहाँ बनेगा, जहां पर वॉइड स्पेस, खाली जगह कम है। तो वॉइड स्पेस कहाँ कम है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, डीफ्लोक्यूलेटेड में, यहां पर। तो अब जब हार्ड केक बन जाएगा तो शेक करोगे तो क्या ये इजिली रीडिस्पर्स होगा, नहीं। तो नो रीडिस्पर्सन, बड़ी प्रॉब्लम होती है, रीडिस्पर्सन नहीं होता इसका जनरली, ठीक है, दिक्कत होती है। लेकिन यहां तो लूज है, इसको शेक कर दिया आपने, तुरंत स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इजिली डिस्पर्सिबल, इजिली डिसपर्सिबल, ये बात आपको समझ लेनी है। और बायोअवेलेबिलिटी इसकी बड़ी होती है, इसकी डिक्रीज्ड बायोअवेलेबिलिटी। आप बताएंगे कि कैसे बायोअवेलेबिलिटी डिफ्लोकुलेटेड की बढ़ जाती है, ठीक है, आप बताएंगे इसको, क्योंकि पार्टिकल साइज भी एसोसिएटेड है इससे, ये बात भी आपको समझना है। तो यहां से पूछा जाता है बायोअवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, हार्ड केक किसमें बनता है, ठीक है, स्लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किसमें होता है, ये सब पॉइंट याद करके रखने हैं, डिफ्लोकुलेटेड वर्सेज फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो आज के लिए पढ़ाई में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम भी हो रहा है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, किसके बारे में, आप कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए जरा देख लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सस्पेंशन, कौन सी प्रॉब्लम, क्रैकिंग, सेडिमेंटेशन, दोनों, नन ऑफ द अबव। देखिए क्रैकिंग जो होता है वो इमल्सन की प्रॉब्लम है, क्रैक होकर अलग हो जाना, वाटर अलग पानी अलग, वाटरमेलन का अलग मिलन हो ही नहीं सकता, क्रैकिंग ऑफ इमल्सन। उसके अलावा सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन प्रॉब्लम, तो करेक्ट आंसर इज सेडिमेंटेशन। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट काम कर रहा है। चलिए एलिक्सर्स आर, ये कौन से हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये क्या मोनोफेजिक है बाइफेजिक, आप बताएंगे, मोनोफेजिक या बाइफेजिक, इस चीज को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब लोशंस को अप्लाई किया जाता है फ्रिक्शन से, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। लिनमेंट को फ्रिक्शन के साथ अप्लाई किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।